आज ऐसी ही शख्सियत इमरान मसूद साहब हमारे कॉफ़ी शो में आए हैं। दो 2024 का पूरा चुनाव राहुल जी के ऊपर लड़ा गया। राहुल जी के नाम पर वोट पड़ा। एक्स एमपी जो फजलुर रहमान खुल के मुखालिफ। 10 साल में मोदी सरकार ने इतने सारे तो एम्स खोले। एक मिनट पहले मुझे बताइए कितने एम्स खोले। सबसे पहले एम्स लाइए। सबसे पहले अगर मैं बोल रहा हूं कांग्रेस की तरफ से तो इमरान मसूद बोल रहा है कांग्रेस बोल रही है। 60 साल में जो बनाया उसे बर्बाद कर दिया। जब मोदी जी पैदा हुए थे ना, तब इसरो की ख्वाब देख लिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जब इन्होंने आंख नहीं खोली थी ना, बागरा नागल डैम बना करके खड़ा कर दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गलत फतवे होते हैं, आगे बढ़ने से बच्चों को रोका जाता है। अरे क्या है फतवा, पता है आपको? कोई जारी नहीं होता फतवा, कोई फतवा जारी नहीं होता। फतवा क्या है? फतवा है क्या? ये बीजेपी का नैरेटिव है। फतवे, जिहाद, लव जिहाद। कितना टैक्स आपकी जेब से जा रहा है? कितना टैक्स देगा देश के लोग? टैक्स की व्यवस्था कितना टैक्स देगा? अरे आपने देश को बना क्या दिया? आप तो लोगों की जेब में से माल लूट रहे हो। लेकिन बीसीसीआई का चेयरमैन कौन है और वो पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैच खेलता है? आप सवाल नहीं करोगे? आज ब्लैक कॉफी शो में इमरान मसूद साहब, जो एक कद्दावर नेता है, मुस्लिम के नेता माने जाते हैं, कांग्रेस कमेटी में एक बड़ा ओहदा है और उन्हें कल ही असम में स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है। और एक खुशी की बात यह है कि इमरान मसूद साहब की आज 25वीं मैरिज एनिवर्सरी है, तो इसलिए उनको इसकी शुभकामनाएं देंगे। और इमरान मसूद साहब का वजूद इतना बड़ा है कि वो जो बात बोलते हैं उस पर विवाद होता है, उस पर डिबेट होती है, लेकिन वो हर बात को बेबाकी और सच के साथ बोलते हैं। आज ऐसी ही शख्सियत इमरान मसूद साहब हमारे कॉफ़ी शो में आए हैं। ब्लैक कॉफ़ी उनका स्वागत करते हैं। कैसे इमरान भाई? जी शुक्रिया। इमरान भाई, आप इतने बड़े नेता हैं, सुबह से मैं देख रहा हूँ कि इतनी सारी भीड़ लगी और आपने उसका हमें टाइम दिया, उसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। शादी की सालगिरह के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसकी पार्टी में आपसे अलग से ले लूँगा। अब बात करते हैं इमरान भाई, आप 2006 में चेयरमैन रहे और 2007 में आपने निर्दलीय खड़े होकर जगदीश राणा जी जो अब नहीं रहे, उन्हें आपने निर्दलीय कह के समाजवादी पार्टी से हटके उन्हें हराया। और उसके बाद एक लंबे सफर में आपने लगातार हार बर्दाश्त करने के बाद 2024 में आपने एक ऐतिहासिक जीत हासिल करी। इस सफर के बारे में बताइए, कैसे चलता रहा? मैंने आपको हर जगह कवर करा हुआ है। देखिए, ये लोकतंत्र में हार और जीत ये बड़ी मायने नहीं होते। ठीक, ये निरंतरता के साथ चलने वाला एक प्रोसेस है। और वो लोग, क्योंकि मुझे हरिवंश राय बच्चन की एक कविता की 2 लाइनें बस मुझे याद रहती हैं, वो मेरे जीवन का सार है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो मैं निरंतरता के साथ अपने काम में लगा रहता हूं। मैं चुनाव जीतूं, चुनाव हारूं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं चुनाव हार के अगले ही दिन फिर काम पर लग जाता था। तो एक निरंतरता के साथ जो मेरा काम है कि लोगों के लिए मैंने अपना जीवन को जो समर्पित किया है, मेरा पूरा जीवन ऑलमोस्ट अब 2/3 जीवन जा चुका। मेरी पूरा 17 साल की उम्र से आज मैं 55 साल का हो गया हूं। मैंने कोई दिन मेरा ऐसा नहीं है जो मेरा पब्लिक के बीच में ना रहा हो, जनता के बीच में ना रहा हो, लोगों की खिदमत के अंदर ना गुजरा हो। तो ये सब चीजें हैं, इसीलिए जीत भी हुई, हार भी हुई। हार मेरी कोई ऐसी नहीं हुई कि मेरी जमानतें जब्त हो गई हो। तो मैं मेन स्ट्रीम मेरा 2014 में आपका एक बयान जो आया जिसने आपको इंटरनेशनल मतलब नेशनल टीवी पे आपको दिखाया, अखबारों में छपे। उसके बाद मैंने पहला इंटरव्यू किया था, आपने उस बात को बोला भी और सॉरी भी बोला, मुझे याद है। लेकिन उससे आप एक नेशनल लीडर के रेस में आ गए थे। ये बात एक मीडिया के तरीके से मैं बता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद आपको हार हासिल हुई, राघव लखनपाल जीते, लेकिन काफी नंबर 2 पे आप ही रहे। लेकिन फिर 2019 में जब चुनाव हुआ, तब आपका ग्राफ कैसे गिर गया? देखिए, तब उत्तर प्रदेश के अंदर एक ये जनरल वो लग चल था
कि भाजपा और सपा का गठबंधन जो है वो मजबूत लड़ेगा और चुनाव जीतेगा। और लोगों में ये था कि नेता तो इमरान ही है, लेकिन क्या करें भाजपा को हराना। तो जो भाजपा को हराने वाला नैरेटिव है, उस नैरेटिव का मैं शिकार हुआ था। और आज मेरा मानना यह है कि जब तक आप ये बदलोगे नहीं कि भाजपा हराना ही है, तब तक भाजपा नहीं हारेगी। ये जो भाजपा हराओ नैरेटिव चलाया जाता है, उससे भाजपा और मजबूत होती है। जब तक, मैंने बार बार कहा, जब तक ये ठेकेदारी खासतौर से मुसलमान के कंधे पे डाली जाती है, जिम्मेदार मुसलमान एक तरफा वोट देता है और हार के लिए भी जिम्मेदार मुसलमान, तो ये कौन सा नैरेटिव है साहब? 2022 में एक तरफा वोट दिया फिर भी हारे, और जिम्मेदार मुसलमान थोड़ी ना हो सकता है। क्योंकि आप नैरेटिव ये बनाते हो, तो ये नैरेटिव बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और जब तक ये नैरेटिव बनेगा, जब तक भाजपा और मजबूत होकर के उभर कर आएगी। इसलिए हमें लड़ाई अपने मुद्दों पर लड़नी चाहिए। हम भाजपा की पिच पर खेलने लगते हैं, वही जो लोग भाजपा की पिच पर जाकर खेलते हैं, वही लोग हार का सामना फिर करते हैं। तो मोदी जी ने जिस पॉलिसी पे काम करा, उन्होंने हिंदुत्व को 1 करोड़ 20% मुसलमानों को कहा, तो क्या मुसलमान मोदी जी को भी वोट देते हैं? नहीं, देखिए, मुसलमान और हिंदू की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। जब से ये सरकार आई है, इन्होंने तो धर्म केवल आधार नहीं है इनके बांटने का। जहां धर्म के नाम पर होगा, धर्म के नाम पर बंटवारा करेंगे। जहां धर्म नहीं चलेगा, वहां जाति के नाम पर बंटवारा करेंगे। और जहां जाति और धर्म दोनों नहीं चलेंगे, वहां क्षेत्रवाद पर बंटवारा करेंगे। तो ये नफरत की पॉलिटिक्स जो है, ये देश के लिए नुकसानदेह है। चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो जाति के नाम पर हो, चाहे वो क्षेत्रवाद के नाम पर हो। लेकिन आप जो चुनाव जीते 2024 में, 2 मुस्लिम लीडर खड़े हुए, राघव लखनपाल खड़े हुए, उसके बाद भी आपको तो हर समुदाय ने वोट दिया। नहीं, मैं एक समुदाय का नेता ही नहीं हूं। मैं मेरे ऊपर जो है आप कहेंगे कि मैं मुस्लिम नेता हूं, नहीं, मैं तो सबका नेता हूं। मेरे यहाँ आप सुबह से देख लीजिए कितनी भीड़ है मेरे पास। तो दलितों का देख लीजिए कितना, मुसलमान से 2 गुना ज्यादा तो दलित है मेरे यहाँ। तो मेरा तो वही नहीं है, मैं तो सबका हूं। लेकिन मैंने कभी जिंदगी में ये जहन में भी नहीं आता कि मैं किसी एक धर्म के या जाति विशेष के लोगों के लिए काम करूंगा। इमरान भाई, एक और बात बताइए, आज आप लोग 100 सीटों पे हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, और आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बहुत नजदीक भी हैं। तो उस नजदीक होने के बाद हम लोग क्यों चुनाव हार जाते हैं? जैसे अभी हम लोग चुनाव बिहार में भी हारे। देखिए, चुनाव हारने के बहुत सारे कारण हैं। अभी आपने देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड हो गया है। अच्छा। और ये बात कहते हुए हमें कोई गुरेज नहीं है कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है। इलेक्शन कमीशन उन तमाम तथ्यों को छुपाता है जहां चोरी पकड़ी जाती है। ये जो SIR के नाम के ऊपर खेल हो रहा है, ऐसा सॉफ्टवेयर तो आपके पास है, और नहीं है तो हम कर देंगे। आप हमें सॉफ्ट कॉपी दे दीजिए, आप हमें, हम करके दिखा देंगे आपको। इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत है डुप्लीकेट नाम हटाने के लिए या इसके लिए। तो आप लोग इसके लिए कोर्ट भी करेंगे? कोर्ट गए, कोर्ट में भी चल रहा है। अच्छा, तो SIR तो उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, और 2027 के चुनाव आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या होगा? देखिए, हम लोग बूथ के ऊपर हमने बड़ी मजबूती के साथ काम किया है, कोशिश की है। जो मैपिंग कराने का काम था या SIR फॉर्म भरने का काम था, कोशिश की है कि हमारे वोटों को कम से कम काटा जा सके। हमने हर बूथ के ऊपर, चाहे वो हमारे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, किसी भी बूथ पर जो हमारे साथी है, मैंने सजगता के साथ कहा कि अपने वोट ना कटने दें। मैंने आपकी प्रक्रिया देखी, आप चुनाव में मतलब जितने भी शहर के जो भी आपका संसदीय क्षेत्र है, आप सभी लोगों को जानते हैं, भाई नेम भी जानते हैं, भाई वो सब जानते हैं। तो ऐसे में SIR कैसे गलत हो जाएगा जब आपका हर जगह आदमी है? मैं कह तो रहा हूं ना, सब जगह तो ये स्थिति नहीं होती ना। तो वही है ना कि सब जगह ये स्थिति नहीं होती। अब अपनी तरफ से तो हमने पूरी कोशिश की है। तो आपने वो कोशिश बिहार में नहीं की आप लोगों ने? मैं कह रहा हूं ना कि सब जगह उतना संगठन मजबूत हो, उतना हो, वो सब चीजें नहीं होती। बिहार में तो एकदम इन्होंने टाइम लिया और एकदम 67 लाख वोट काट दिया। तो बिहार का तो अलग बिल्कुल परिस्थिति थी। जो मुझे पास टाइम मिला 1 महीने का। उत्तर प्रदेश के बारे में मेरी एक IAS अधिकारी से बात हुई थी, तो उनका कहना लगभग मतलब 2 महीने पहले बात हुई थी या 1.5 महीने पहले, तब तक वो बताए थे 2 से 2.5 करोड़ वोट तो उत्तर प्रदेश में भी कट चुके हैं।
हाँ कटेंगे, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का था कि 3-4 करोड़ कटेंगे, बाद में इन्होंने कुछ बैठा बैठा के करा है। अच्छा, एक आपका कांग्रेस का अलायंस है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ, तो उस अलायंस की क्या स्थिति है आप लोगों के? अलायंस हमारा पार्लियामेंट में था, पार्लियामेंट में हमारा अलायंस था। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी से आप लोगों का गठबंधन है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अखिलेश यादव जी से भी पूछा था, जब सोनिया गांधी जी का जन्मदिन था, तो वहां पे भी बताया गया कि हमारा गठबंधन है, था और रहेगा। अखिलेश यादव ने बोला तो ठीक है, हमारा भी ख्याल रखें। ये नहीं होगा ना कि आप 17 सीटों के ऊपर हमें टाल देंगे, या आप ये डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी सीट लड़ेंगे कौन सी नहीं लड़ेंगे। गठबंधन जहां भी होता है वो बराबरी के साथ होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारे आपके जो बयानात जो कुछ लोग देते हैं कि इतनी सीट कांग्रेस, आप कौन है देने वाले, हम क्यों मांगेंगे आपसे भाई। अगर सहयोगी हैं तो सहयोगी की तरह काम करेंगे, बराबर की हिस्सेदारी बात करेंगे। इमरान भाई एक बात बताइए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, आज अखिलेश यादव भारत की तीसरे नंबर की लार्जेस्ट पार्टी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी, नंबर 2 की पार्टी अखिलेश यादव है। कांग्रेस का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में तो नहीं दिखता। अगर राहुल जी ना होते 2024 के अंदर चेहरा, तो उत्तर प्रदेश में परिस्थिति ना होती। 2024 का पूरा चुनाव राहुल जी के ऊपर लड़ा गया, राहुल जी के नाम पर वोट पड़ा। नहीं इमरान भाई, बिल्कुल पड़ा होगा, लेकिन अगर समाजवादी भी अगर समर्थन में ना रहती तो शायद आप लोग भी सीट ना जीत पाते। उनका भी तो वोट बैंक है आपके पास। मुझे नहीं पता कहाँ क्या था। अच्छा, मेरे चुनाव में समाजवादी पार्टी का कोई समर्थन नहीं है। समाजवादी पार्टी के सब लोगों ने मेरी मुखालफत करी, और जिन्होंने मेरा साथ दिया वो मेरे साथ है। एक्स MP जो फजल रहमान खुल के मुखालिफ, आशु मलिक, अब नाम मत लीजिए, मैंने कहा खुल के मुखालिफ रहे सब लोग। खुल के मतलब खुल के, ऐसे नहीं रहा कोई। लेकिन मैंने हाजी फजल रहमान के दामाद साहब को तो आपके साथ ही देखा। तो वो मेरे साथ आज भी है, वो मेरे साथ आज भी है भाई। मतलब औसाफ गुड्डू आपके साथ? हाँ मेरे साथ है, और हाजी जी के मुखालफत में साथ है, वो कोई हाजी जी की माफकत में साथ नहीं है। इमरान भाई, अगर आपका गठबंधन होता है, और एक सवाल जो आपके भाई हैं आजकल छोटे, शाहनवाज जी, जिन्होंने आपके चुनाव में काफी मदद करी, तो वो समाजवादी पार्टी में MLC होके वो उनके वहां ना कहीं दिखाई पड़ते हैं, ना कहीं उनका पोस्टर दिखता है। हमेशा आपके साथ पोस्टर दिखता है। मेरा चुनाव लड़ाया उसने मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ। इमरान मसूद दोस्तों का दोस्त है। अगर मेरे पे कोई इतना एहसान करता है, इतना वापस करता हूं मैं। इमरान भाई आपकी बात ठीक है, इतना एहसान करेगा इतना वापस करूंगा मैं। MLC साहब को MLC बनाया, और उस समय MLC आपको बनना था। कहता रहा मैं इतना मेरे, आप मेरी बात सुनिए। ये बात आप शाहनवाज से पूछिएगा। नहीं मुझे पता है। नहीं ये बात आप शाहनवाज, मेरे ऊपर अगर इतना एहसान किया, मैं इतना वापस करता हूँ। आपकी बात मान रहा हूँ। अब ये आप 2022 में जब चुनाव हुए तो आपको जैसा समाजवादी पार्टी ने कहा वो किया, लेकिन उन्होंने, ये बात सच है कि उस पार्टी ने आपसे जो वादे करे वो पूरे नहीं किए। ये भी सच है, मैं जानता हूँ, उस प्रक्रिया में मैं आपके साथ था। लेकिन शाहनवाज जी को तो उन्होंने MLC बना दिया। शाहनवाज, ये जवाब शाहनवाज देंगे। अच्छा चलिए, अब आप जो समाजवादी जो आपके गठबंधन में रही, जो पीछे रही, या अब ये अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम अलायंस रखते हैं, तो आप उन्हीं के विधायक 2 हैं, उनके खिलाफ है कि कह रहे हम यहाँ से दोनों सीटें में जीता, अपने एक को शाहनवाज को खड़ा करूंगा, एक को दूसरे को। मेरा भाई, मैं कांग्रेस में हूं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। तो मैं तो किसी को लड़ने से रोक थोड़ी रहा हूं कि मैं किसी को लड़ने से रोक रहा हूं। जिसको लड़ने का शौक है लड़े। अच्छा, आप एक बात बताइए, क्या ये मुमकिन है कि किसी को आप लड़ने से रोक देंगे? नहीं। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, कांग्रेस के चुनाव की बात कर रहा हूं, कांग्रेस से चुनाव लड़ाऊंगा। इमरान भाई एक छोटी बात है, 7 विधानसभा सीटें हैं, आप 2 का ही जिक्र करते हैं। मैं तो नहीं करा, 2 का जिक्र नहीं करा। गलत है, आप ये बात गलत कह रहे हैं, 2 का जिक्र करा, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो 403 का जिक्र कर रहा हूं साहब। देखिए इमरान भाई, ये तो 403 का जिक्र कर रहा हूं। तो कांग्रेस पार्टी का निर्णय रहेगा वो कितनी सीटों पे लड़ेगी। हाँ, मैं तो 403 का जिक्र कर रहा हूं। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि आपने एक और बात कही कि मेरे रिपोर्टर्स से मेरी बात हो रही थी किसी साथी से कि अखिलेश यादव पे आपको विश्वास नहीं। अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं, मेरी औकात नहीं है उनके बराबर। मैं कांग्रेस का एक छोटा सा सिपाही हूं।
और मैं कांग्रेस की बात करूंगा। नहीं, आप नेशनल लीडर हैं इस समय, आप नेशनल नहीं लीडर नहीं, हैं। उनकी पार्टी के सारे लोग बताते हैं कि बहुत छोटा नेता है, तो हम तो हैं। आप नेशनल लीडर, जो सच है वो हमें भी पता है और सबको पता है, वो दुनिया तो- को पता है। कांग्रेस के में आप हैं, वहां पे आप आज जैसे असम की स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य बने, तो छोटी बात नहीं है, आपको हर जगह यहाँ बुलाया जाता है, तो आप काफी उपलब्धियां पहले तो भी अगर कर मैं चुके हैं। बोल रहा हूं कांग्रेस की तरफ से, तो इमरान मसूद बोल रहा है, इमरान मसूद बोल रहा है, कांग्रेस बोल रही है। बस ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक। ये जो गलतफहमी है, जो वो है कि हम लोग सरेंडर करेंगे, कहीं हम सरेंडर नहीं करेंगे। हम अपनी पार्टी के मजबूती के लिए लड़ेंगे, और भाजपा के साथ मजबूत चेहरा पूरे देश के अंदर अगर कोई है भाजपा के खिलाफ, वो राहुल गांधी है। मैं आपकी बात समझ गया। अच्छा इमरान भाई, एक छोटा सा व्यक्तिगत सवाल है जो सहारनपुर के सिनेरियो को लेके है कि 2022 में आप समाजवादी के साथ थे, ठीक है, हम 7 सीटों पे लड़े चुनाव। जो धर्म सिंह सैनी हैं, जिनसे आप कभी 1000 कभी 700 वोटों से हारे, संजय गर्ग जो 1000 या 500 वोटों से जीते, वो दोनों आपके होने के बाद भी वो दोनों सीटें हार गए। सिर्फ 2 सीटें जीते। उन 2 सीटों में एक तो आशु मलिक और एक उमर। अगर हम उनसे पहले वो भी बताऊंगा ना। हाँ। वो जो सीटें हैं वहां पे मुस्लिम वोट्स और आप लोगों की वहां पकड़ ज्यादा है, इसलिए उसमें जीत जाते हैं। लेकिन और 5 सीटों पे आपका इम्पैक्ट क्यों नहीं दिखा? क्या उससे पहले जीते नहीं? क्या आप ऐसे कह रहे हैं? संजय गर्ग उससे पहले नहीं जीते क्या? जीते, मैं वही तो कह रहा, लेकिन आपके होने के बाद कैसे हार गए? तो ये कोई जरूरी नहीं होता ना। इमरान मसूद कोई चमत्कारिक बूटी थोड़ी है। इमरान भाई, जो आपका वर्चस्व है, अगर हम 7 सीटों पे चुनाव लड़े तो 2 पे हम वो जीते, और 2 उन लोगों का कहना है कि दोनों का मुकाबला इमरान भाई कर रहे थे, हम वो 2 जीते, और जितने सपोर्ट करे धर्म सिंह सैनी जैसा हार गया। नहीं, दोनों मेरे एमएलए तो थे वहां। आपने कांग्रेस का जब कमाल की बात है भाई, एक नरेश सैनी भाई वहां से थे, और मसूद भाई थे, दोनों वही सीटें जीते। वही पहले जीता था मैं। तो मैं आप संजय गर्ग बराबर चुनाव लड़कर हार गए। तो चुनाव तो सहारनपुर शहर का चुनाव तो बराबर का ही है। धर्म सिंह सैनी धर्म सिंह सैनी को तो जबरदस्ती हरा दिया था। अब इसमें क्या इलाज है? अगर सरकार इनकी बनती होती, धर्म सिंह सैनी जीत जाते। सरकार बीजेपी के बन रही थी, मुकेश जीत गया। क्या बात कर रहे हैं आप? 1 लाख से ऊपर वोट मिला है। आप कैसी बात कर रहे हो? मैं तो कह रहा हार, मैं तो हार की हार और जीत मैंने पहले भी कहते मायने नहीं रखती है। आपका चुनाव मायने रखता है, हार और जीत मायने नहीं रखती। अच्छा, इसी बात पे ब्लैक कॉफी की सिप तो लीजिएगा। इमरान भाई, अब ये बताइए कि अगर हम नेशनल मुद्दों पे बात करें तो इस समय देश में क्या दिक्कत है? देश में? हाँ। आज देश का हाल क्या हो गया? अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई हमारी? अर्थव्यवस्था लगातार गर्त में जा रही है, और हम लड़ रहे हैं किस बात के लिए? कि साहब शाहरुख खान ने प्लेयर खरीद लिया। शाहरुख खान को आप इल्जाम लगाएंगे कि शाहरुख के आगे खान लगा हुआ है, लेकिन बीसीसीआई का चेयरमैन कौन है? और वो पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैच खेलता है। आप सवाल नहीं करोगे? बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, और भारत सरकार खामोश बैठी हुई है। यहां आप हिंदू हित की बात करोगे, और वहां हिंदुओं के हित के ऊपर आप खामोश रहोगे। बांग्लादेश भी ऐसा देश है जो भारत के बिना पनप सकता है। आसमान में से बिजली पैदा करेगा क्या? वो बिजली भी नहीं है उसके पास। बिजली कौन दे रहा है? अडानी। बिजली नहीं काटोगे आप उसकी, अडानी की। आप अडानी की बिजली नहीं काटोगे, क्योंकि उसमें पैसा आ रहा है, धंधा चल रहा है। यहां बांग्लादेशियों के नाम पर आप जुल्म करोगे, वहां बांग्लादेश की सीमा के ऊपर खड़े हुए हिंदुओं को आप संरक्षण नहीं दोगे, तो कौन सवाल करेगा? शाहरुख खान के ऊपर आपने मुद्दे को मोड़ने की कोशिश कर दी। शाहरुख खान क्या है भाई? शाहरुख खान ने पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, और जो उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं उनकी हैसियत क्या है? चलिए, इस मुद्दे पे रखिए। आप ये बताइए, वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा था वो आपने काफी उठाया भी, और बाद में अभी पता चला कि उसके बाद आप लोगों ने समय सीमा बढ़ाई, लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा कर पाए, और वजह बताई कि सॉफ्टवेयर स्लो चल रहा था। देखिए, ये बार बार हमने, जब जेपीसी में था तब भी मैंने कहा कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को बर्बाद करने की साजिश है, और बार बार हम लोग बोलते रहे। हम लोग कोर्ट में, हमारी रिट पेंडिंग है, और इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। और फिर कह रहा हूं कि जिस दिन आएंगे इसे ठीक भी कर देंगे। जिस दिन आएंगे उस दिन ठीक कर। हाँ? चलिए, आप और क्या मुद्दा है देश का? एक तो आप लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। आप लोगों के पास क्या रोड मैप है जिससे आप लोग इस काम को सुधार सकते हैं? राहुल जी ने पार्लियामेंट में बोला कि आज मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष की हैसियत से नहीं बात करना,
उन्होंने जो भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने कहा कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो उत्पादन आधारित होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आपने उसको उपभोक्ता आधारित कर दिया। अच्छा। जब आप कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी करते हो तो कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी में हम लोग केवल एक भोग की वस्तु बन के रह गए। एक बहुत बड़ा मार्केट है, लोग आ रहे हैं और हमें धोकर ले जा रहे हैं। ठीक है। अगर उत्पादन आधारित होंगे जो चाइना है तो रोजगार का सृजन होगा, रोजगार मिलेंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आज की स्थिति हमारी हो गई कि हम लोग केवल दोहन का हिस्सा रह गए। उत्पादन क्षमता लगातार घट रही है, लगातार। लेकिन मोदी जी ने मेक इन इंडिया का, मैं पूछ रहा हूं ना, मेक इन इंडिया जो आप बोल रहे हो, आपको नारे देने आते हैं, इंप्लीमेंट कहां हो रहा है? आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के अंदर एक दवा का कैप्सूल भी आप चाइना की मदद के बिना बना सकते हो क्या? आप एपीआई, अरे भैया आप या तो जानकारी रखो, एपीआई जो उसका यूज होता है, रॉ मटेरियल, वो 70% आप चाइना से इंपोर्ट करते हो। ठीक है। मेक इन इंडिया का आप बातें करते हो। आपने एपीआई के प्रोडक्शन में क्या काम किया? आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, सारी चीजों की आपने असेंबलिंग कर दी। घर में एलईडी लग रहा है कि मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया के हाउस में चिप तो सारी बात चाइना से ला रहे हो। ठीक है। अच्छा, मैं उनका कहना है कि 60 साल में तो आपने कुछ करा नहीं, ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी और 10 साल में टेक्नोलॉजी, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? 60 साल में नहीं करा, 60 साल में जो बनाया उसे बर्बाद कर दिया। जब मोदी जी पैदा हुए थे ना, तब इसरो की ख्वाब देख लिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जब इन्होंने आंख नहीं खोली थी ना, भागड़ा नागल डैम बना करके खड़ा कर दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में देश आया था तो भूखा नंगा देश आया था, ना देश के पास खाने को अन्न था, ना तन पर पहनने को कपड़ा था। अन्न भी बाहर से आता था, कपड़ा भी बाहर से आता था। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, उन्होंने रोजगार सृजन की बात की, उन्होंने देश के अंदर रहने वाले लोगों को जो सदियों से शोषित थे, पिछड़े थे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के रोड मैप के ऊपर आरक्षण व्यवस्था को लागू कर करके लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया। अच्छा, मेरी बात, क्या बात आप कर रहे हैं? 10 साल में मोदी सरकार ने इतने सारे तो एम्स खोले, सुनते रहिएगा, एम्स खोले, जितनी भी योजनाएं हैं उसमें मुस्लिम भाइयों के, यार आप एक मिनट पहले मुझे बताइए कितने एम्स खोले? सबसे पहले एम्स लाइए, सबसे पहले। नो, ख्याल से नहीं, आप बताइए, आप बताइए कहां खोले 20 से 25? बुलाइए लिस्ट भाई। अगर आप बोलते रहेंगे मैं जवाब देता रहूंगा। कितने खोले आप बता दो, आप बोलते रहो, आप बोलते, कहता रहा हूं आप बोलते रहिए। आप बताइए ना, जितने खुला हुआ ऋषिकेश का एम्स यूपीए गवर्नमेंट, ऋषिकेश का एम्स यूपीए गवर्नमेंट, रायबरेली का एम्स यूपीए गवर्नमेंट, हिसार का एसीएम, इसका ये जो इसके बराबर में झज्जर में एम्स यूपीए गवर्नमेंट का, बेंगलोर में एम्स यूपीए गवर्नमेंट का। क्या बात आप कर रहे हैं? और ये सड़कें बनाई जो ये यूपीए गवर्नमेंट का, और ये जो सारी सड़कें बनाई हैं, ये सारा सड़कों का जाल बिछाया है। इन सड़कों के जाल के पीछे एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। पूरे देश के अंदर चलना दूभर हो गया। कितना टैक्स आपकी जेब से जा रहा है? कितना टैक्स देगा देश के लोग? टैक्स की व्यवस्था, कितना टैक्स देगा? अरे आपने देश को बना क्या दिया? आप तो लोगों की जेब से माल लूट रहे हो। पूरी दुनिया में जब सबसे सस्ता तेल बिक रहा, आप हिंदुस्तान में सबसे महंगा बेच रहे हो। जब हिंदुस्तान में तेल का भाव प्रति बैरल $135 था, तो यही तेल का भाव था ना यूपीए में, यही था ना। फिर $35, $100 बैरल कम हुआ, रेट तो नहीं डाउन हुआ ना। किसकी, एक मिनट बताइए, किसकी जेब से पैसा गया? सरकार की पॉलिसी थी बॉन्ड बना के देने की, वो तो उसी, अरे बॉन्ड बना के, अरे भैया बॉन्ड, ये बहुत आसान है ना बोलना। अच्छा, $100 प्रति बैरल फर्क आया, ठीक है, रेट में डाउन नहीं हुआ, तो किसकी जेब में से पैसा आपने खींच दिया? तो उस पर टैक्स ज्यादा लगता है, तो आपकी जो सरकार है वहां पे हटा दीजिए वैट। अरे क्या बात आप कर रहे हो? सरकार चलाएंगे कैसे? अरे सरकार चलाएंगे तो एक सरकार चला रहे हैं। सेंट्रल 5% लगता है स्टेट वेट, सेंट्रल वेट देखिए कितना है? सेंट्रल जो पैसा लेता है तेल के ऊपर कितना है? 40 रुपए, 40 रुपए से 42 रुपए चला जाता है सेंटर के पास। क्या बात आप कर रहे हैं? खुली लूट हो रही है और आप आंख बंद करो। इमरान भाई आपकी बात सुनिए, सारी बात ठीक है, विपक्ष इतने सारे मुद्दे उठाता है और वो आपके हिसाब से सही भी है, फिर भी आपके लोग मशीन जिंदाबाद, इलेक्शन कमीशन जिंदाबाद, बीजेपी तो उसकी पूजा कर रही है। तो इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया क्या? लोकतंत्र बचा कहां है?
नहीं, बचा कहाँ है? फिर हरियाणा में ब्राजील के मॉडल के फोटो लग करके वोटर लिस्ट छप जाएगी। तो इमरान मसूद तो इसी इंडिया में जीते उत्तर प्रदेश में। इतने कितने इमरान मसूद हैं? अगर यही कर दोगे तो फिर देश की जनता सड़कों पर आएगी ना। इकरा हसन भी, फिर जनता भी सड़कों पर, इकरा हसन मैं बता तो रहा ना, फिर जनता सड़कों पर आएगी ना। जहां जहां, सुनिए, अब उस पर मैं कैमरे पे नहीं बोलना चाहता कि उसके पीछे क्या वजह थी। जहां जहां सजगता प्रहरी बन करके खड़े हो गए, वहां जीत जाएंगे आप। और सब सीटें तो नहीं हराएंगे, सब सीटें नहीं हराएंगे, अपने जीतने का प्रबंध करके रखेंगे। हरिंदर मलिक, अरे अपने जीतने का प्रबंध, सरकार उनकी बनी ना, अच्छा, उन्हें अपने जीतने का प्रबंध करना, वो करके रखा उन्होंने, बना ली सरकार। अच्छा इमरान भाई, अब छोटी सी बताइए, मैंने सुना कि आपको थोड़ा सा कार चलाने का बड़ा शौक है। शौक के चलाता हूँ बस ऐसे ही। नहीं, क्या कौन सी कार है? कोई सी भी गाड़ी, तो कोई सी भी। और मैंने ये भी सुना कि आप ड्राइवर साथ नहीं रखते, अपने अकेले चलाते हैं, सांसद बनने के बाद में। हाँ, क्यों सांसद बन के मेरे सर पे सुरखाब के पर लग गए क्या? अच्छा, मैं ऐसा ही तो हूँ, जैसा पहले था वैसा अब हूँ। मैं अकेला ही चले जाता हूँ, अकेला ही फिरता हूँ मैं। तो आप संसद भी अकेले चले जाते हैं कार? हाँ, मैं दिल्ली से अकेला जाता हूँ भैया। और जंगल का क्या शौक है आपका, कैसे करते हैं आप? जंगल तो मैं रोज चला जाता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। जंगल में तो ऑक्सीजन मिलती है, बिल्कुल जंगल के अंदर जंगली जानवर, ऑक्सीजन, यही से मेरा शौक। मतलब ये सिविल से आपको थोड़ा सा शांति मिलती है? बहुत सुकून मिलता है, जंगल चले जाता हूँ मैं, अक्सर जाता हूँ जंगल। तो मैंने बहुत घूमे, सारे हिंदुस्तान में लगभग जंगल घूमे। और बताइए इमरान भाई, कोई अच्छी सी बात बताइए जो आज की युवाओं को 2027 में, जो आपके वोटर हैं, जो मुसलमानों को वर्गलाया जाता है, जो आपका कहना है वो क्या है मामला? देखिए, मुसलमान और हिंदू की बात नहीं, नौजवान को अपने कैरियर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उनका फोकस होना चाहिए कि मैं अपना कैरियर कैसे बनाऊं। ठीक है। फिर बात पकड़ी जाती है। फिर मैं कहूंगा कि माँ बाप मेहनत करके सपना देखते हैं और बच्चे चाय की प्याली में उड़ा देते हैं। बहुत तकलीफ है। लेकिन मैंने पिछले कुछ 5-7 सालों से देखा है कि मुस्लिम बच्चे काफी अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, काफी। मुस्लिम और हिंदू की बात नहीं है, देश को तरक्की करानी है तो देश के प्रत्येक नागरिक को आपके उसके अंदर हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। तो फिर सर एक बात बताइए, अब एक हमारे घटना हुई, एक हॉस्पिटल है यहाँ पे अम्बाला रोड पे, उसमें से एक डॉक्टर जो पकड़ा गया वो आतंकवादी घटना में लिप्त मारा गया। पता है आपको, उसकी जानकारी है? तो ये कैसे गुमराह हो जाते हैं लोग? देखिए, गुमराही का फिर वही है, बीजेपी वाले शोर मचा देंगे आपने तो गुमराह बता दिया जी। इनके प्राइम मिनिस्टर कहेंगे मिसगाइडेड यूथ, तो ये सवाल नहीं करेंगे। इमरान मसूद ने हिंदी में कह दिया गुमराह, तो ये सवाल करेंगे। नहीं, क्या तो ऐसे मुझे आप बताइए, जो भी व्यक्ति, सुनिए मेरी बात, जो भी व्यक्ति जो आतंकवाद के अंदर संलिप्त हो, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो देशद्रोही है और उसके लिए एक सजा है, वो है गोली। बस मैं मान गया। लेकिन इमरान भाई, पढ़े लिखे लोग, व्हाइट कॉलर वाले लोग अगर इस तरीके से काम करेंगे तो लोग तो सवाल उठाएंगे ना सर? निश्चित रूप से। तो ये उसका धर्म के नाम पर क्यों उठा रहे हैं आप सवाल? उसके धर्म के मानने वाले 25 करोड़ लोग यहाँ हैं। अगर 25 करोड़ में 25 लोग निकलेंगे तो आप 25 करोड़ पे थोड़ी सवाल उठा दोगे। हमारी देशभक्ति का सर्टिफिकेट हम इनसे मांगेंगे क्या? देव महमूद बंदी साहब कहते हैं कि अगर उन पे परेशानी हो तो जिहाद होगा। ये क्या सवाल? क्या कहा महमूद बंदी साहब ने? कहा कि अगर इस तरीके की हरकत होती है, अगर किसी पे यातनाएं होंगी, उसे परेशान कर जाएगा तो जिहाद भी करेंगे लोग। ये बात मेरे समझ में नहीं आई। देखिए, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा। मैं उनके इस बयान से, क्योंकि जब तक उनका पूरा बयान ना मेरे समझ में आए तब तक मैं बदला जवाब नहीं दे सकता। अच्छा, ये एक और बात है, थोड़ा सा अंधविश्वास, जो फतवे होते हैं, गलत फतवे होते हैं, आगे बढ़ने से बच्चों को रोका जाता है। ये बीजेपी का नैरेटिव है। फतवे, जिहाद, लव जिहाद, फतवा दे दिया। क्या है फतवा, पता है आपको? आप बताओ मुझे। पता है फतवा? फतवा राय है। अच्छा, एक राय है कि इस्लामिक, उसके अंदर इसके क्या है, और वो राय उसी जो आप शब्द बाई शब्द लिख के देंगे, शब्द बाई शब्द फतवा आएगा। ये फतवा कह देंगे जी वहां से फतवा जारी हो गया। क्या जारी हो गया फतवा? कोई जारी नहीं होता फतवा, कोई फतवा जारी नहीं होता। ये सिर्फ हिंदू भाइयों को भड़का देंगे कि जिन्हें पता नहीं है ये जो फतवा क्या है, फतवा है क्या? फतवा तो एक राय मांगी जा रही है। एक राय मांगी जाती है। इफ्ता पे अगर आप मेल करो तो इफ्ता पे जवाब दिया जाता है, बस पता है। इसके अलावा कुछ है? तो ऐसे बयान स्पेसिफिक है और वो स्पेसिफिक है। जो शब्द आप लिखोगे उसी शब्द पे जवाब आएगा। ठीक है। तो इससे गुमराह क्यों हो जाते हैं लोग? तो गुमराह लोग नहीं होते, गुमराह किया जाता है। जिन्हें बेचारों को पता नहीं है कि फतवा क्या, जिहाद क्या है, जिहाद है क्या? जिहाद बहुत पाक लफ्ज है। अच्छा, बहुत पाक लफ्ज है। और जिहाद मुल्क के लिए होता है। अच्छा,
जिहाद देश के लिए होता है, जिहाद देश के खिलाफ नहीं हो सकता। तो मदनी साहब ने जो कहा वो क्या? मुझे नहीं पता, जब तक मैं सुना ना तब तक क्या कहूं। मैं तो जिहाद का बताया कि जिहाद बहुत पाक लफ्ज है और जिहाद मुल्क के लिए होता है। अच्छा, जिहाद मुल्क के लिए होता है। तो वो अपने मुल्क के लिए करेंगे जिहाद, हमारे मुल्क के लिए करेंगे? कौन? इसके लिए हम लोग तो अपने मुल्क के लिए करेंगे ना। हाँ, अपने मुल्क के लिए। मुल्क पर कोई आफत आएगी तो जिहाद होगा। इमरान मसूद साहब, एक और बात बताइए। एक विधायक है, उनका नाम है उमर अली खान। उनका कहना है, छोड़ो ना अरे यार। सर, अरे नहीं, मैं इसको जवाब नहीं दूंगा। आपके विरोधी कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरान साहब पूरे फिलिस्तीन पे, बांग्लादेश पे, सब पे बोलते हैं, सहारनपुर की समस्याओं पे बात नहीं करते। हाँ, एक बताओ, मुझे बताओ ना। एक उनसे पूछो, किसी जो मेरे से पूछ रहे हैं कि संभल पे तुम्हारे मुंह पे ताला लग गया था, ठीक है, जब मैं निकला तभी तुम्हारी पार्टी निकली है। बहराइच पे ताला लग गया था, बरेली पे ताला लग गया था। बताओ ना मुझे, एक जगह पूरे हिंदुस्तान में, एक जगह बताओ, एक दिन बताओ कि इमरान मसूद ने, मैंने एक दिन कहा था कि मैं गूंगा नहीं रहूंगा, एक दिन बताओ मैं खामोश रहा हूं? एक भी दिन, सिंगल डे, सिंगल घटना, बस। आपके विरोधी ये भी कहते हैं कि आप तो बीजेपी के लिए काम कर रहे, मुसलमानों के। मुसलमान के लिए बोलोगे तो बीजेपी के लिए काम कर रहा, और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोल रहा, किसके लिए काम कर रहा मैं? अच्छा, मेरे से पहले बांग्लादेश के हिंदुओं पे कौन बोला है, बताओ मुझे। आप ही बोले। फिर आप बताओ, मैंने बांग्लादेश के हिंदुओं पे बोला या मैंने दलितों पे बोला तो मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा? अरे यार, मेरे 2 सीटें हैं और उसी पे इमरान भाई लड़ना चाहते। कौन दो? अरे छोड़ यार, किसी जिनकी हैसियत नहीं विचारों की, उनके लिए क्या जवाब दूं मैं? अच्छा, हाँ इमरान भाई, ठीक है। अच्छा, अभी बताइए, अब सहारनपुर के सांसद से बात करता हूँ कि सहारनपुर में क्या समस्या है और आप उसके। देखिए, सबसे पहले मैं मेडिकल कॉलेज के लिए लगातार प्रयासरत हूँ। मेडिकल कॉलेज के अनुरक्षण का पैसा हम लेकर आए, मेडिकल कॉलेज की स्थिति सुधरी, मेडिकल कॉलेज के अंदर MRI मशीन आई। मेडिकल कॉलेज के ऊपर मेरा पूरा फोकस है। अभी डॉक्टर्स की व्यवस्था नहीं हो रही। मैं उप मुख्यमंत्री जी से मिला था, मैं JP नड्डा साहब से भी मिला था, उन्होंने मुझसे वादा भी किया। दिक्कत क्या हो रही कि सहारनपुर के लिए डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। हाँ, डॉक्टर्स की कमी है वहाँ, और मशीनरी। बाईपास के ऊपर आपके काम शुरू हो गया है। अच्छा, वंदे भारत आपकी स्टार्ट हो गई। रेलवे मिनिस्टर से मिला था प्रयागराज के लिए, जल्दी प्रयागराज के लिए भी वंदे भारत मिल जाएगी। शेड्यूल वंदे भारत का वो कर दिया। एयरपोर्ट के लिए भी मिल लीजिए। एयरपोर्ट के लिए भी मिला था मैंने कहा जहाज तो दे दो आप, एयरपोर्ट में जंग खा जाएगा। अच्छा, उसमें अगर एयरपोर्ट पे रनवे पे वो प्लेन नहीं उतरेंगे। इमरान भाई, जब ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया तो हमारा जो शहर है वुड कार्विंग के लिए, लकड़ी के काम के लिए वर्ल्ड फेमस है, तो उससे क्या फर्क पड़ा? आप सब बंद हो गया क्या? नहीं गया था, नहीं गया था पीयूष गोयल साहब से मिलने। आपने समस्या नहीं उठाई ना? अरे अभी सुने, आपने बोल दिया और आप बताइए। मैं गया पीयूष गोयल साहब से मिलने, मैंने वुड कार्विंग एसोसिएशन को लेटर भी भेज दिया। अच्छा, जो पीयूष गोयल साहब ने भेजा, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन खुली। ओके, भारत सरकार ने बात की, हमने कहा कि जियो टैगिंग जो हो रही है, जियो टैगिंग के अंदर टाइम बढ़वाइए, ये हिंदुस्तान में मुमकिन नहीं है। कहां से जियो टैगिंग कर करके प्रोडक्ट बनाएंगे? तो उसके ऊपर 1 साल का टाइम मिला, जिससे कुछ राहत मिली, बहुत थोड़ी राहत मिली, लेकिन राहत मिली। वुड कार्विंग एसोसिएशन के लोग आए थे, सबको लेकर गया था मैं पार्लियामेंट। अच्छा, सबको लेकर गया था। इमरान भाई, एक GST पे भी आप काफी व्यापारी परेशान रहते हैं, उस पे बताएं। GST के ऊपर मैंने लगातार बोल रहा हूँ। GST के अंदर जो मुझे सुझाव दिए थे, अभी क्या GST का इन्होंने स्लैब कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं ना कि ये तो लोगों की जेब पर डाका डालने वाली सरकार है। ये डाका डाल रहे हैं। जो फिनिश गुड है उसके ऊपर 5% GST, ठीक है, ये फिनिश गुड, इस पर 5% GST, लेकिन इसका जो रॉ मटेरियल है उस पे 18%। ये 13% का गैप कहां से पूरा होगा? आप बताओ, 13% का गैप कहां से पूरा होगा? ठीक बात है। ये लोगों की जेब पर डाका है। तो इससे तो व्यापारी को नुकसान होगा। व्यापारी बर्बाद, नुकसान नहीं हो रहा है, व्यापारी बर्बाद हो गया। नुकसान अलग बात है, छोटा व्यापारी तो बर्बाद हो गया, MSME सेक्टर तबाह हो गया। MSME सेक्टर तो तबाह हो रहा है। आप बताइए 13% गैप कहां से पूरा करेंगे वो? और ये ऐसी विसंगति है, मैंने वित्त मंत्री जी को लिखा था, ये बहुत ऐसी विसंगति है, इससे दूर होना भी इंतहा जरूरी है। इमरान भाई, एक और बात देखिए, पहले आपकी जो एक पहचान थी ना, वो एक रूड नेता के
तौर पे थी, लेकिन आप धीमे धीमे समय के हिसाब से आप काजी जी, अपने काजी रशीद मसूद वाली राजनीति की तरफ मुड़ गए, ऐसा क्यों? अनवर जलालपुरी साहब एक बहुत बड़ा नाम था। अनवर जलालपुरी एक मुशायरे में थे, ये लगभग मेरे ख्याल से 2002 की 3 की बात है। तो मुझे भी बोलने का मौका मिला, मैंने भाषण दिया, हमने भाषण दिया, भाषण की तरह जैसे दिया जाता है। उसके बाद चाचा खड़े हुए, चाचा बोले, तो चाचा के बोलने के बाद अनवर जलालपुरी साहब ने कहा कि रशीद मसूद से इमरान मसूद बनने में 30 साल का सफर लगता है। अच्छा, तो बस वही है। तो ये उम्र का तकाजा, उम्र जो है वो आपको सब कुछ सिखा देती है। बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से आप हमारे शहर के लिए, देश में काम करते रहे। और इमरान भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस मुहूर्त पे, मतलब आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है और आपने मुझे समय दिया। थैंक यू इमरान भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।